हाय गाइस, माय नेम इज कबीर एंड यू आर वाचिंग क्लैट पेपर बेंच ऑफ टाइम। टुडे सेशन हम बात करने वाले हैं अप्रैल के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एजेंडास हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, मई के मंथ में हमारे पास हॉट टॉपिक्स थे, काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक्स थे, हम उसको अप्रैल में कवर नहीं करेंगे। अप्रैल का जितना एम्बिट था सिर्फ उसी एम्बिट तक चलते हैं। मई का मंथ पूरा आपका पहलगाम और उसके जितने फॉलोअप्स थे, रिपोकशंस थे, सारे के सारे जो हमने एक्शनेबल स्टेप्स लिए उन सब चीज़ों के बारे में था। नॉन रिटेलिटरी एक्शंस, किस व्यक्ति ने क्या करा, मई के मंथ की बात हम अप्रैल में नहीं करेंगे। जून के मंथ में जो फॉलोअप होंगे उसको उस टाइम पे देखेंगे। तो 4 इश्यूज डिस्कस करेंगे इस बार, ठीक है। सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो प्लीज जैसे मैं आपको झेलता हूं वैसे आप मुझे झेल लेना। इंडस वाटर ट्रीटी एंड शिमला एग्रीमेंट। अब इंडस वाटर ट्रीटी इंडस रिवर के रिगार्डिंग बनाई गई थी, उससे होने वाली जो डिफरेंट आपकी जो रिवर्स है उन चीज के बारे में थी कि भाई वाटर की शेयरिंग कैसे होगी, और ये शिमला का अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। लीगल चैलेंजेस टू द न्यू वक्फ लॉ। अब भाई मुस्लिम्स जो हैं वो इस चीज के रिगार्डिंग काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं हमारे पास वक्फ लॉ को लेके कि भाई वक्फ के बाद जो प्रॉपर्टी है, वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से ली गई है या नहीं ली गई है, या वो प्रॉपर्टी अभी भी वक्फ के पास रहेगी या नहीं रहेगी, इसको क्या नॉर्मल स्टेट जो है वो रेगुलेट कर सकता है क्या एक प्राइवेट बॉडी को। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल की रिक्रूटमेंट स्कैंडल। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट स्कैंडल सामने आया है एलिजिडली, और बहुत सारे उसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, ये जो इंडिया की जो जस्टिस रिपोर्ट है इसके अपन कुछ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे जो हमारे क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। याद कुछ नहीं करना है हमें स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स याद हम नहीं करेंगे, बट ये देखेंगे कि यार अगर कुछ कंडीशंस या कुछ पर्सपेक्टिव डेवलप हो सकता है स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे कि क्या डिलैपिडेटेड कंडीशंस है, तो उनको देखेंगे। फर्स्ट एजेंडा नंबर 2 आ गए यहाँ पे। एजेंडा नंबर 1 है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी और शिमला एग्रीमेंट की बातचीत है। अब ये कौन है, फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये तो सबको पता ही है, ठीक है, वन मैन आर्मी ओवर है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ द ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी वो हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको मीडिएट कर लिया था वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ माना जाता है, फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और ये बॉडी कैसे रेगुलेट होती है, इस बॉडी का होल पर्पस क्या है। आपके जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, जैसे यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हो गई, जैसे यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, गैट हो गया, WTA हो गया, आई वुड से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एशियन समिट जो होती है, G7 होता है, G20 होता है, इनके बारे में आपको ब्रीफली पता होना जरूरी है कि भाई ये बने कब, क्यों बने, पर्पस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं। अब रिवर का एलोकेशन किस प्रकार होगा, हमारी वापस इंडस वाटर ट्रीटी पे आ जाता है, जिसको मीडिएट कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। तो इसका रिवर का एलोकेशन कैसे होगा, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ईस्टर्न रिवर्स में कौन सी आती है, जो है वो इंडिया की आती है ईस्टर्न रिवर, जैसे सतलज, बीस, रावी, फुल यूटिलाइजेशन राइट्स। तो इंडिया के पास क्या है, सारे के सारे यूटिलाइजेशन के राइट्स हैं, जो भी रिवर ईस्ट में है, और उस पे इंडिया का दायित्व बनता है उनको मेंटेन करने का, उनसे जो होने वाला जो पानी है उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज करने का, उस पर कोई शेयरिंग नहीं होगी। यानी कि सतलज, बीस और रावी, SBR, सतलज, बीस और रावी। वेस्टर्न रिवर्स जो है यानी कि पाकिस्तान का थोड़ा कंट्रोल है उस पर, तो इंडस और झेलम आता है। इंडस काफी बड़ी नदी, ठीक है, इंडस, झेलम और चेनाब। इंडस, झेलम और चेनाब इंडिया का इसमें लिमिटेड है टू नॉन कंजम्पटिव यूजेस, एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई इंडिया इसमें लिमिटेड राइट्स होल्ड करता है, पाकिस्तान के पास के मेजर राइट्स हमने दिए थे थ्रू एन एग्रीमेंट। सो वेस्टर्न और ईस्टर्न रिवर की कहानी हमने देख ली। अब ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था, एक तरह से एक इंडो पाक पीस ट्रीटी था 1972 का, ठीक है। ये साइन हुआ था 2 जुलाई 1972 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ऑब्वियसली पीसफुल रेजोल्यूशन था सारे डिस्प्यूट्स का, और बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होंगे। अब पहले तो बायलैटरल रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे हुआ करते थे, और हमारे मोदी जी ने भी काफी ज्यादा उन रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश करी। बट पॉइंट ये है कि जब पाकिस्तान की हरकतें ऐसी है तो पाकिस्तान डिजर्व भी नहीं करता बहुत सारी चीजें। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आर्टिकल 9 के अंदर गिवन है। क्या है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भाई? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब देखो,
हमेशा हम देखते हैं कि एक है हमारे पास ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक है ट्रेडिशनल की जगह मॉडर्न फॉर्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ट्रेडिशनल फॉर्म में हमारे पास कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने वाला जो हिसाब की तरह रहता है, जिसका अलग से प्रोसीजर रहता है, वो है ट्रेडिशनल फॉर्म। अब देखो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब दो प्रकार से हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। पहला है एक ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का क्या है, जो कोर्ट कचहरी के जो हम चक्कर लगाते हैं, जो हमारे पास एक ड्यू प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ है, जैसे सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, ये सारे जो प्रोसीजर है, एक तो वो तरीका है। एक है ऑल्टरनेट तरीका आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, यानी कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन आ सकता है, नेगोशिएशन आ सकता है, लोक अदालत आती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंट दो तरीके के मेथड्स हो गए। ये सारे के सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्रिमिनल जो केसेस हैं उनमें रेजोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज उसमें कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं। कंपाउंडिंग मतलब उसमें रेजोल्यूशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो जघन्य अपराध है, हीनियस क्राइम है, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। नेक्स्ट, जब हम देखते हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है हमें इंटरनेशनली, तो आर्टिकल 9 किसकी, हमारी ही इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो गिवन है, उसके अंदर हमने आर्टिकल 9 के अंदर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखा। अब इसका डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है, कैजुअल नहीं है, काफी ज्यादा अलग है। ये एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाएगा जिसकी एनुअल मीटिंग्स होंगी। तो ये पीआईसी जो है, परमानेंट इंडस कमीशन, इस चीज के रिगार्डिंग आप देखेंगे कि परमानेंट इंडस कमीशन बैठ रहा था क्या, इस साल बैठा, कब बैठता, उसकी हियरिंग कब होती है, कब उसकी एनुअल मीटिंग होती है, कैसे क्या डिस्कशन होता है उसके अंदर, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था, क्या कुछ इश्यूज थे पहले से पर्टेन करते हुए। स्टेप 2, न्यूट्रल एक्सपर्ट। भाई आप दो लोग के बीच में अगर मेरा कोई व्यक्ति आके इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा तो आपको क्या मंजूर होगा? ये ऑब्वियसली नहीं। क्यों नहीं होगा? बहुत सिंपल सी बात है, डिस्प्यूट जब भी रिजॉल्व करे तो जो जज होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है और सब्जेक्टिविटी है, यानी कि किसी पार्टी को लेकर उसका थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन होगा, तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुला के लेके आ रहे हैं जो टेक्निकल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग हमारा रेजोल्यूशन करेगा। नेक्स्ट है स्टेप 3, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं वो सारे के सारे लीगल डिस्प्यूट्स आपके कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये परमानेंट नेचर का है या नहीं है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। परमानेंट नेचर का है क्या, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है या नहीं? लीगल डिस्प्यूट, टेक्निकल डिस्प्यूट, न्यूट्रल एक्सपर्ट, बाकी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर लीगल डिस्प्यूट्स। अब अगर अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल 12 के अंदर गिवन है और ये बोलता है कि दोनों ही पार्टी की म्यूचुअल कंसेंट चाहिए। पाकिस्तान को अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो उसको इंडिया की कंसेंट चाहिए, इंडिया को कुछ अमेंडमेंट करना है तो उसको पाकिस्तान की कंसेंट चाहिए। ये बेसिक दिया है। अब 1972 का शिमला अग्रीमेंट क्या कहता है, उसके की क्लॉसेस देख लेते हैं। की क्लॉसेस है आर्टिकल 1, क्या मैं आर्टिकल नीड है याद करने की? आंसर है नहीं, आर्टिकल याद नहीं करना, पर उसके अंदर का कॉन्सेप्ट याद करना है, अंदर का सामान याद करना है, ठीक है। ये चीज पे ध्यान दो। सो बायलैटरल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, दोनों एंड से रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट होगा। नो थर्ड पार्टी मीडिएशन, कोई भी थर्ड पार्टी हमें मीडिएट नहीं करेगी। यहाँ पे देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया था, कोशिश करती कि मैं इंडिया पाकिस्तान की चीजों को मीडिएट करना चाहता हूँ, हर चीज में कूद जाते हैं ट्रंप भैया, ठीक है। तो क्या प्रॉपरली थर्ड पार्टी द्वारा मीडिएशन कराने का बोला है क्या? नहीं बोला कि भाई इंडिया पाकिस्तान इसको आपस में डील कर लेंगे, 1972 में ही बोल दिया था, ठीक है। आर्टिकल 4 सब क्लॉज 2 में क्या है, रिस्पेक्ट करो हमारी एलओसी का इन जम्मू एंड कश्मीर। तो एलओसी मतलब जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई है जम्मू एंड कश्मीर में, आप उसका रिस्पेक्ट करेंगे। ये 1972 का शिमला अग्रीमेंट ऑलरेडी है। प्रिंसिपल क्या है? अब प्रिंसिपल, इसमें लीगल प्रिंसिपल जो हमें याद करना क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करेंगे। आपने अभी रिसेंटली बूट कैंप अटेंड करा होगा, बूट कैंप के अंदर आपको काफी सारे लीगल मैक्सिम समझ में भी नहीं आए होंगे। जो आए वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आए उनको बोल रहा हूं, अगर लीगल मैक्सिम याद नहीं करोगे इन द लॉन्गर रन आपको दिक्कत आएगी। इतने डिफिकल्ट है नहीं जितना डिफिकल्ट लगते हैं, बार बार रिपीटेशन करोगे हो जाएगा। मुझे भी नहीं आते थे पहले लीगल मैक्सिम जब मैं आपकी उम्र का था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसकी रिपीटेशंस करता गया, उसको बार बार अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करता गया। जैसे हम ईडियम्स कहावत यूज कर लेते हैं, रेफरेंसेस यूज करते हैं, मीम के फ्रेजेस यूज करते हैं, वैसे आपको ईडियम्स यूज करना है, लीगल कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है, ठीक है। पैक्टा सन्ट सर्वांडा, पैक्टा सन्ट सर्वांडा मतलब बाइंडिंग नेचर ऑफ द ट्रीटी अंडर इंटरनेशनल लॉ। बेसिकली आपकी जो ट्रीटी साइन हुई है दो पार्टी के बीच में, उसका नेचर बाइंडिंग रहेगा,
यानी कि आप ये नहीं बोलोगे कि हम दोनों पार्टियां आपस में डील कर लेंगे, अब से नॉन बाइंडिंग नेचर की है, नहीं, जो अग्रीमेंट हो चुका है उसको हम रखेंगे, यानी कि प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, और एक बार जो वादा किया है उसको तो आपको निभाना पड़ेगा, तो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, यानी कि क्या हो गया हमारे पास, प्रोमिसरी स्टॉपल की तरह वर्क करता है हमारा पैक्टा sunt servanda। सो बेसिकली शिमला अग्रीमेंट की जो कहानी है, ठीक है, जो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी की जो कहानी है, ये कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है, और कंट्रोवर्शियल ये इतनी ज्यादा है कि पहले के लीडर्स ने जो वादे कर दिए थे वो आज के लीडर्स निभा नहीं पा रहे हैं, और उनके बीच में टकराव की स्थिति है। तो अभी करंट स्टेटस उसका इन द मंथ ऑफ अप्रैल अबेयर्स में हो गई थी वो ट्रीटी। क्यों हो गई थी भाई? इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन हो गया था, और सस्पेंशन क्या था, पाकिस्तान रिफ्यूजल टू एड्रेस टेररिज्म, पाकिस्तान ने एड्रेस नहीं करा टेररिज्म, और बोला कि भाई 62 है जो वियना कन्वेंशन का, ठीक है। अब 62 आर्टिकल 62 ऑफ वियना कन्वेंशन, क्या हमें इंपॉर्टेंट है इसको याद करना? आंसर है यस, इसको तो याद कर लो। देखो, पाकिस्तान अगर टेररिज्म की कंसर्न को नहीं एड्रेस करेगा, और ये जो चीज़ है वो रिलेट करती है आर्टिकल 62 ऑफ वियना कन्वेंशन से, यानी कि रेबक्स सिक स्टैंटिबस से, तो भाई पाकिस्तान के रिगार्डिंग ये इश्यूज है, और इश्यूज का अगर एड्रेसल नहीं होगा तो इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स कैसा आएगा? काफी ज्यादा स्टैग्नेंट नेचर का। India notice to modify the treaty after Pakistan parallel neutral expert and court of arbitration request। तो इंडिया ने नोटिस कर दिया, मतलब इंडिया इस चीज के नोटिस में लिखा कि हम ट्रीटी को मॉडिफाई कर लेंगे, हम ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए रेडी हैं अगर पाकिस्तान एक पैरेलल न्यूट्रल एक्सपर्ट रख ले, एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रिक्वेस्ट जो है वो मान ले। तो भाई अगर आप निष्पक्षता से करोगे, ऑब्जेक्टिव तरीके से करोगे, तो मैं मान लूंगा इंडिया ने ऐसा बोला। अब शिमला एग्रीमेंट क्या था? पाकिस्तान ने एलिज करे वायलेशंस, सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लेड टू इंडिया होल्डिंग बायलैटरल एंगेजमेंट, कि भाई बायलैटरल एंगेजमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। मूविंग ऑन, अब जो हमारी जो स्थिति है, 2 जुलाई 1972 ये शिमला एग्रीमेंट है, इसको हम पहले शिमला बोलते थे, अब बोलते हैं शिमला मॉडर्न भाषा में, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ, 2-3 चीजें जो हम ध्यान रख लेंगे। वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? VCLT 1969। तो VCLT 1969 के 2 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 60 जो बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ मटीरियल ब्रीच, आर्टिकल 60 सस्पेंशन ऑफ मटीरियल ब्रीच। अगर आप ट्रीटी का ब्रीच करोगे वो भी मटीरियली, मटीरियल ब्रीच मतलब किसी मटीरियल का ब्रीच कर दिया नहीं, किसी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटी का ब्रीच कर दिया, मेन पार्ट ऑफ ट्रीटी का आपने ब्रीच कर दिया पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 65 प्रोसीजर फॉर टर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन। जो टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो कहाँ दिया है? VCLT में दिया है 1969 की, यानी कि वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ट्रीटीज। नेक्स्ट ईगल मैक्सिम, जस्ट एड विलम रिस्क ऑफ वाटर डिस्प्यूट एस्केलेटिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली ये हमारा बोन ऑफ कंटेंशन हो जाएगा, ये वो मूलभूत लड़ाई हो जाएगी जिस चीज की वजह से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस और ज्यादा खराब हो सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा हो भी गए, ठीक है। रीसेंट डिस्प्यूट्स, अब डिस्प्यूट्स क्या देखेंगे? किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो था 2013 का, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपहेल्ड इंडियाज राइट विथ माइनर रिस्ट्रिक्शन, कि भाई किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है इंडिया के पास उसका राइट है, ठीक है, और ये जो राइट है इसको किसने एस्टैब्लिश करा है? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। वो जो न्यूट्रल आर्बिट्रेशन का कोर्ट था ना, कि भाई अपन जो भी डिस्प्यूट होगी आर्बिट्रेशन कोर्ट से कर लेंगे, मीडिएशन से नहीं करेंगे, कोई थर्ड पार्टी मीडिएट नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके का एक आर्बिट्रेशन वाला जो फोरम रहेगा उसकी तरफ से जो अवार्ड आएगा उसका हम पालन करेंगे। उसने अपहेल्ड करा कि इंडिया का जो राइट है बिल्कुल सही है, पर कुछ माइनर रिस्ट्रिक्शंस है इंडिया के राइट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है रैटल हाइड्रो प्रोजेक्ट 2022 का है, उसमें बोला पाकिस्तान सॉट आर्बिट्रेशन, पाकिस्तान ने आर्बिट्रेशन शुरुआत करी, इंडिया ने डिमांड करा न्यूट्रल एक्सपर्ट, कि भाई हमें एक निष्पक्ष एक्सपर्ट चाहिए। न्यूट्रल एक्सपर्ट हम क्यों करते हैं? देखो टेक्निकलिटीज के लिए करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उरी अटैक 2016 में हुआ, इंडिया सस्पेंडेड तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट टॉक्स, कि भाई तुलबुल का जो नेविगेशन प्रोजेक्ट टॉक्स को इंडिया ने सस्पेंड कर दिया क्योंकि आपने क्या नहीं करा? पालन नहीं करा यार। देखो हमने क्या बोला कि भाई थोड़ा टेररिज्म के रिगार्डिंग आप चीजें को एड्रेस करो, अब अगर एड्रेस ही नहीं करोगे तो मैं आपकी बात क्यों मानूंगा? सिंपल सी बात बोलता है इंडिया, और इंडिया की इसमें कोई गलती है नहीं। अब आगे क्या ऑप्शंस है इंडिया के पास, मतलब उस टाइम पे मई के मंथ में क्या ऑप्शंस थे? नेगोशिएट
कर लो वापस IWT के बारे में अंडर आर्टिकल 12, क्योंकि आर्टिकल 12 ऑफ द ट्रीटी क्या कहता है, नेगोशिएशन कर जा सकता है। लेवरेज आर्टिकल 1 सब क्लॉज 6 ऑफ IWT, इमरजेंसी यूज ऑफ वेस्टर्न रिवर्स, कि भाई मैं इमरजेंसी के तौर पे इन रिवर्स का यूज करना चाहता हूं और मैं कर भी लूंगा, इंडिया कर सकता है। रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक मीडिएटर अंडर एनेक्चर 7 एनेक्चर F। अब हमने वर्ल्ड बैंक को क्या बनाया है कि भाई वर्ल्ड बैंक हमारा क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। न्यूट्रल बन जाएगा मतलब एक ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो कि मीडिएट कर सकता है भाई टॉक्स को। इसके अलावा और कोई कर सकता है क्या? नहीं। अपने ही ट्रीटी के एनेक्चर F के अंदर हमने कुछ लोग का नाम मेंशन करके रखा है, जिसमें से वर्ल्ड बैंक एक है और एक मात्र है। नेक्स्ट एजेंडा दैट वी हैव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी क्या है, सिंपल सी बात, चैलेंजेस टू द न्यू वक्फ लॉ। ओके, सो बेसिकली वक्फ लॉ जो है आपका वो प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग है, जो डोनेटेड प्रॉपर्टी रहेगी उस चीज के रिगार्डिंग है। अब वक्फ क्या होता है? इट्स एन इस्लामिक एंडोमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस। सो मतलब जब आप इस्लामिक रूप से दान धर्म करते हो किसी भी प्रॉपर्टी का, लेकिन उसका पर्पस रिलीजियस या चैरिटेबल होगा, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? वक्फ प्रॉपर्टी। अब इसका पुराना फ्रेमवर्क क्या कहता है? ओल्ड फ्रेमवर्क जो आपका गवर्न था वो होता था वक्फ एक्ट 1995 से। अब इसका न्यू फ्रेमवर्क बनने जा रहा है 2023 का जो आपका बिल था, उसी चीज के बारे में बातचीत है। न्यू डेवलपमेंट ये है, द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2023 इंट्रोड्यूस्ड बेसिकली सिग्निफिकेंट चेंजेस टू मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया, कि वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, एट द सेम टाइम उन प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग बेसिक रेगुलेशंस। तो नेशन वाइड प्रोसेस देखे गए, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया था। एंड इसके कुछ ब्रीफ फैक्ट्स कुछ इस प्रकार है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एनैक्टेड द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्लूड करते हुए एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनाया, एमिंग टू इंप्रूव। अब एम क्या था भाई? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड गवर्नेंस होना चाहिए वक्फ की प्रॉपर्टी का, क्योंकि वक्फ के पास इंडियन रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। Several Muslim organization and stakeholders have challenged the law in the Supreme Court, कि बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने और स्टेक होल्डर्स ने इस चीज को चैलेंज करा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारी प्रॉपर्टी गलत तरीके से ली गई, इसका प्रोसीजर सही नहीं है, या फिर जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलते हैं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी लेने का तरीका है वो थोड़ा गलत है, ठीक है, इनका प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रेगुलेशन ही नहीं है, गलत है। द पिटिशनर्स आर्ग्यू दैट द अमेंडमेंट्स, ये जो नए अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स इन्फ्रिंज करते हैं किसके ऊपर? रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, ऑटोनॉमी के ऊपर, वक्फ इंस्टीट्यूशन की। भाई वक्फ इंस्टीट्यूशन एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, जिसके अंदर मुस्लिम मेंबर्स ही रहेंगे और उस मुस्लिम मेंबर्स के ऊपर किसी व्यक्ति का गवर्नेंस नहीं होगा, कंप्लीट ऑटोनॉमी रहेगी। अगर आप ये नया वाला अमेंडमेंट एक्ट लेके आ जाएंगे तो यार ये हमारे राइट्स का हनन हो जाएगा। हमारे राइट्स का हनन मतलब हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो जाएगा। दैट इज आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27, 28 की फ्रीडम टू मैनेज योर ओन अफेयर्स, इस चीज का वायलेशन हो जाएगा। और वो लोग क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को कि भाई हम आप जो वक्फ अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं ये काफी ज्यादा गलत चीज है, ठीक है। सेंट्रल वक्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई। अब जब भी कोई एक्ट बनता है तो हमेशा उस एक्ट के अंदर अथॉरिटीज बनती हैं, ताकि उस अब अथॉरिटीज का पर्पस क्या है? अथॉरिटीज का पर्पस बड़ा सिंपल सा है कि भाई वो रेगुलेट करेगी, मेंटेन करेगी, कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करेगी। तो ये अथॉरिटी ट्रिब्यूनल की तरह वर्क भी करती है। कभी कभी हमने देखा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो आपके एनवायरमेंटल एक्ट से आए थे, ठीक है, उनका सेपरेट एक्ट भी है, सेपरेट रूल्स भी है हमारे पास, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस। इसके अलावा आपने रेरा के रेगुलेशंस देखे तो उसमें रेरा के रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल बना, कंज्यूमर कोर्ट में देखा तो कंज्यूमर कोर्ट के रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल बना। सो सेंट्रल वक्फ रेगुलेशन अथॉरिटी जो है CWRA के पास उसकी पावर बहुत ज्यादा इनहैंस थी टू ओवरसी वक्फ बोर्ड एंड प्रॉपर्टीज नेशन वाइड। जितनी भी नेशनल वाइड प्रॉपर्टीज है, पैन इंडिया लेवल प्रॉपर्टीज है, उन सारी प्रॉपर्टी को ओवरसी करेगा, उन सारी प्रॉपर्टी का ज्यूरिडिक्शन इसके पास होगा। नेक्स्ट है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, मैंडेटरी एनुअल ऑडिट्स ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, कि भाई हर साल आपकी प्रॉपर्टी का ऑडिट होगा, हर साल इसको एक प्रॉपर लीगल लेंस से देखा जाएगा। हर प्रॉपर्टी का ऑडिट होगा, उसका प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क देखा जाएगा, उसके प्रॉपर चेन डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे कि कहां से वो प्रॉपर्टी फ्लो कर रही है। CWRA मतलब सेंट्रल वक्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी, बेसिकली एम्पावर्ड है इंस्पेक्ट करने के लिए, इंटरवीन करने के लिए मैनेजमेंट में, कि आपका जो भी मैनेजमेंट है वक्फ बोर्ड का उसके अंदर हम भी इंक्लूड करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे, इंटरवीन करेंगे और हर चीज का देखेंगे, निदान करेंगे अगर कुछ भी चीज होगी। पेनल्टीज, स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर
ऑफ मिसमैनेजमेंट और इलीगल ट्रांसफर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, अगर मिसमैनेजमेंट होता है या कोई भी ऐसा ट्रांसफर होता है किसी भी प्रॉपर्टी का इलीगल सेंस में, तो उसकी पेनल्टीज काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई है नए लॉ के अंदर। कितनी पेनल्टीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। मैंडेट फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ वक्फ रिकॉर्ड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। आपके जो वक्फ रिकॉर्ड थे, देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि आप एनुअल ऑडिट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, इंटरवीन करेंगे। किस बेसिस पे करेंगे कि भाई आपके एनुअल ऑडिट के अंदर कुछ गलतियां थी कि नहीं थी। अब इस एनुअल ऑडिट की रिपोर्ट्स डाली जाएंगी वेब पे, ठीक है। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स को डाला जाएगा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में डाला जाएगा, और ताकि हर व्यक्ति को पता चलता रहे कि किस व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी थी और वो कहाँ से फ्लो करके किस स्टेट वाले वक्फ बोर्ड के पास गई। अपॉइंटमेंट ऑफ मुतावलीस यानी कि मैनेजर्स, जो मैनेजर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो ये सेंट्रलाइज्ड लेवल पे होगा। सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट्स, मतलब इस पे सेंटर का कंट्रोल रहेगा, मतलब एक बॉडी को ये रिपोर्ट करेंगे। लिमिटिंग ट्रेडिशनल कम्युनिटी रोल्स, पहले के जमाने में ये आलिम आलिमा जो बन जाते थे किसी प्रॉपर्टी के दायित्वकारी, यानी कि इन व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी को विथहोल्ड करने का, लीज आउट करने का राइट होता था, बहुत ही इनफॉर्मल सेंस में, तो उसको फॉर्मलाइज करा। तो हमने बहुत सारी चीजों को फॉर्मलाइज कर दिया इस नए वाले एक्ट के अंदर। अब ये जो रिजेक्ट एंटी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट करके जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है ऑन ट्विटर, सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेंड कर रहा है ऑन ट्विटर, ये सारी चीजें एक ऑपोजिशन मिला है हमें, बहुत ज्यादा बैकलैश मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसके द्वारा? मुस्लिम सेगमेंट के द्वारा। एंड ये इसीलिए मिला है क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति के रिलीजियस अफेयर्स में इंट्रूजन करते हैं तो देखा जाता है कि क्या उसकी ऐसी प्रैक्टिस को आप इंट्रूड कर रहे हैं जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, नंबर वन, या फिर वो इंट्रूजन कुछ इस प्रकार का है जिससे धार्मिक भावनाएं हर्ट हो सकती हैं। आप कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। आर्टिकल 25 हमारी बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, यानी कि पिटिशनर क्लेम द लॉ इंटरफेयर्स विद रिलीजियस मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी वायलेटिंग रिलीजियस फ्रीडम। क्या आप हमारे रिलीजियस फ्रीडम का हनन कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, इंटरफेरेंस आपका ज्यादा हो रहा है। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर, जो मैं अभी जस्ट कह ही रहा था, दे हैव एलिज्ड इन्फ्रिंजमेंट ऑन द राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। जो धार्मिक संस्थान हैं उनके जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने दिया जाना चाहिए, ये हमारा आर्टिकल 26 कहता है। बहुत सारे ऐसे हिंदू मंदिर हैं, बहुत सारे ऐसे सिख लोग के गुरुद्वारा है, ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिनके रिगार्डिंग मैनेजमेंट के एलिगेशंस लगे थे कि इनका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, पुअर मैनेजमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत बार इंट्रूड करा और ये कंट्रोवर्सी हमें पहले भी देखने को मिली है, स्पेशली तमिलनाडु कर्नाटका रीजन में पहले भी देखने को मिली है। नेक्स्ट, कंसर्न्स हम देख लेते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर की कुछ कंसर्न्स है। इंक्रीज सेंट्रल कंट्रोल में इन्फ्रिंज ऑन स्टेट वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी। अब जो स्टेट का वक्फ बोर्ड था, जो स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी विथहोल्ड करता था, उसकी ऑटोनॉमी को बहुत ज्यादा खतरा है। वो बोलता है कि भाई हमारे पास से तो आपने पूरी पावर छीन ली और सेंट्रलाइज कर दिया, अपॉइंटमेंट सेंट्रलाइज कर दिया मुतावली का, ये गलत किया आपने। हर चीज का ऑडिट हर चीज आपके पास ऑनलाइन जाएगी, डिजिटलाइज होंगे रिकॉर्ड्स, आपके पास हर चीज ऑनलाइन जाएगी। हमारा फायदा कैसे इसमें? हमारी ऑटोनॉमी में आपका इंट्रूजन आ गया, फायदा तो आप दे रहे हैं बट एट व्हाट कॉस्ट? सो इंक्रीज सेंट्रल कंट्रोल में इन्फ्रिंज ऑन स्टेट वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अब ये आया था हमारे पास 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट से 1976 के अंदर हमारे अंदर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज आई थी। अब सिंपल सी चीज है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इतनी छोटी सी बात कहता है, केशवानंद भारती का केस इतनी छोटी सी बात करता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रीएम्बल के जो आइडियाज है उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है नहीं है, प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। वो एक अलग सेगमेंट की कहानी है, उसके ऊपर पूरी प्रॉपर अलग क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग सेशंस, इन अपकमिंग शॉर्ट्स, ठीक है। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल प्रिंसिपल्स है जो लॉ मेकर्स बना के गए थे उस टाइम पे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वो हमारा आइडिया, उनके आइडिया ऑफ लॉ मेकर्स के आइडियाज जो हमारे हैं प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो चेंज नहीं होने चाहिए। भले आप प्रीएम्बल को ऊपर नीचे कुछ भी कर दो, कोई भी फंडामेंटल राइट को ऊपर नीचे कुछ भी कर दो, बट जो मूल आइडिया है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। सो वेदर द अमेंडमेंट ऑल्टर्स द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ द वक्फ एक्ट अफेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, क्या आपका जो वक्फ एक्ट था 1995 का, क्या वो इस तरह अफेक्ट कर रहा है क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है? नेक्स्ट इशू दैट वी हैव इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच। भाई ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच मतलब जब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी रहती है उसके पास अनफेटेड डिस्क्रिशन आ जाए, अनफेटेड पावर आ जाए विद नो रिस्ट्रेंट और कंट्रोल, उसको दूसरी पार्टी को कंट्रोल करने की कोई पावर ही नहीं है।
दूसरी पार्टी को रोकने थामने की कोई पावर है ही नहीं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई भी एक्शन लेगी तो वो एक्शन आर्बिट्रीनेस की ओर चले जाएगा। एंड इक्वालिटी इज एन एंटीथेसिस टू आर्बिट्रीनेस। मतलब अगर कोई व्यक्ति आर्बिट्री एक्शन कर रहा है तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, एंटीथेसिस है ये। तो कंसर्न्स ओवर एक्सेसिव गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अगर हम किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को इतनी ज़्यादा पावर दे देंगे, जैसे सेंट्रल वक्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर हम सेंट्रल वक्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी को इतनी ज़्यादा पावर दे देंगे, इसका इतना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दे देंगे कि ये सारे ऑडिट देखेगा, ये सारा इंस्पेक्शन देखेगा, इंटरवीन करेगा, इनफैक्ट ये अपॉइंटमेंट भी करेगा, डिजिटाइज करेगा, पेनल्टीज भी करेगा, तो भाई आपने हमारी चीज़ को बहुत ज़्यादा ही टू मच करके इंक्लूड कर दिया है। आपने हमारे पास जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उस स्ट्रक्चर को ब्रीच कर दिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच का केस बन जा रहा है। तो कुछ रिलेवेंट प्रेसिडेंट्स पे आ जाते हैं जो इन सब चीज़ों की बात करता है कि क्या ये कंसर्न्स जेन्युइन है, क्या ये कंसर्न्स ओवरस्टेपिंग है, क्या सेंट्रल कुछ गलत कर रहा है, समझने की कोशिश करता है। अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल क्या बोलता है ऑन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रिलीजियस फ्रीडम। भाई रिलीजियस फ्रीडम मिलेगी लेकिन उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहेंगी। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है? बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल्स हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ऐसी कौन सा वो आर्टिकल है जिसमें हमारे इस फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28, 25, 26, 27, 28 इन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा आर्टिकल है? फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके जो, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19(1) के अंदर सब क्लॉज A, B, C, D, E, G तक टोटल 6 क्लॉजेस है। इन 6 क्लॉजेस के अंदर क्या है? आपकी कुछ फ्रीडम्स दी हैं। ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नेचर की है क्या? नहीं, क्वालिफाइड नेचर की है। इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो कहाँ दी है? 19 सब क्लॉज 2 में। आपको बताना है 25, 26, 27, 28 की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ है। और बहुत सिंपल है, हर सेक्शन की, हर आर्टिकल की अलग अलग है। सो 1952 का केस है, उसने बोला फ्रीडम मिलेगी आपको, रिलीजियस फ्रीडम मिलेगी लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ, और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाना है वो वैलिड है। नेक्स्ट है SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस, फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में है कि किस हद तक सेंटर इंक्लूड कर सकता है स्टेट में ताकि स्टेट के अफेयर्स अफेक्ट ना हो। TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ऑटोनॉमी ऑफ रिलीजियस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, भाई जितने भी रिलीजियस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो हमारे TMA पाई फाउंडेशन के केस में देखेगा कि वन क्यों कितना एम्बेड होता है, कितनी पावर होती है। और ये सारे केसेस जो लैंडमार्क प्रेसिडेंट्स हैं आप लॉ स्कूल में पढ़ेंगे, ये वो केसेस हैं जो देखे जाएंगे जब भी इस मुद्दे के बारे में बात होगी। नेक्स्ट एजेंडा दैट वी हैव इज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा बड़ा एजुकेशनल स्कैम, अ स्कैम दैट शुक द बंगाल। सो बेसिकली इस स्कैम की पूरी कहानी इस प्रकार है। केस बैकड्रॉप देख लेते हैं। 2016 का रिक्रूटमेंट फॉर 25753 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट बाय वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, WBSSC स्कूल सर्विस कमीशन जो था उस चीज के रिगार्डिंग ये स्कैम है। 25,000 पोस्ट निकली थी, 25,753 2016 का रिक्रूटमेंट था। इसमें कुछ इरेगुलरिटीज हमने ऑब्जर्व करी जिसको मैं आपके लिए यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में लेके आ चुका हूँ। डिस्क्रिपेंसीज इन द OMR शीट एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिले जिसमें से वन ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज थी कि भाई जो OMR शीट थी, जो डिजिटल रिकॉर्ड्स थे उसके अंदर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन था, बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा था, कुछ गलत तरीके से कुछ चीजें करी गई, कुछ ब्लैंक OMRs थी जिसको भरा गया। ठीक है। नेक्स्ट था कैंडिडेट विद 0 मार्क्स अवॉर्डेड अपॉइंटमेंट्स, जिस कैंडिडेट के नंबर बिल्कुल शून्य आए हैं, 0 आए हैं, उसका भी अपॉइंटमेंट कर दिया WBSSC ने। ठीक है, ये क्लैट जैसा नहीं है, ठीक है, ये उससे भी ज्यादा बियॉन्ड है। क्लैट में आपके थोड़े बहुत भी नंबर है आपका सिलेक्शन हो जाता है, बट यहाँ पे आपके नंबर ना भी आए तो आपको कोई लिस्ट की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा वैसा खिलाओ, धांधली करो, करप्शन करो और पोजीशन ले लो। ऐसे एलिगेशंस लगे कि भाई जिस बच्चे के 0 नंबर है उसको कैसे अपॉइंट कर सकते हो, जिस बच्चे की OMR थी नहीं उसकी OMR एकदम से कैसे प्रकट हो गई लास्ट मोमेंट पे। मिसमैच देखा गया WBSC की रिकमेंडेशंस और अपॉइंटमेंट लेटर्स में कि भाई WBSSC ने जो चीज रिकमेंड करी गई थी उसके बियॉन्ड जाके कुछ लोग को हमने क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। मतलब लिस्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। अब सिस्टमिक मैनिपुलेशन था, पूरा सिस्टम ही करप्ट था भाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को देखा, बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व करा। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग कुछ इस प्रकार थी कि जब पूरा सिस्टम ही खराब है तो क्या बताएं। 2 चीजें देखी गई सिस्टमिक मैनिपुलेशन के अंदर। ये वो आपके फैक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है, ये वो चीजें हैं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको फैक्ट के तौर पे दे देंगे हम,
प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट दे देंगे, उसके बाद हम ये 2 चीज डाल देंगे, फिर आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया। अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में एक्सपोजर ऑलरेडी है तो हम वो आंसर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सिंपल सी चीज, मुझे बता दोगे एक कॉन्सेप्ट, मैं समझ जाऊंगा वो कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आएगा फटाक से आंसर कर दूंगा। यही पूरा आज का मूल मुद्दा है कि उन कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। मिसिंग ओएमआर, मिरर कॉपीज जो होती है ओएमआर की वो मिसिंग थी, बहुत सारे लोगों की मिरर कॉपीज ही मिसिंग थी, डिस्क्रिपेंसीज थी डिजिटल और फिजिकल रिकॉर्ड्स के अंदर। डिजिटल रिकॉर्ड कुछ अलग कैंडिडेट दिखा रहे थे, फिजिकल रिकॉर्ड कुछ अलग कैंडिडेट दिखा रहे थे। नंबर ऑफ कैंडिडेट के बारे में भी इशू था। डेलिब्रेट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स, जानबूझ के लास्ट मोमेंट तक मार्क्स नहीं बताए, जब तक कोर्ट ने उनको इंटरवीन नहीं करा तब तक जानबूझ के लोगों ने आरटीआई फाइल कर ली, एप्लीकेशन फाइल कर ली, हर फोरम को एड्रेस कर लिया, उसके बाद भी उनके मार्क्स नहीं बताए गए जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं करा। अब कौन से 2 ऐसे लीगल टेस्ट है भाई? प्राइमरीली कभी भी हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट से देखते हैं। पहला है विशिएटेड बियॉन्ड रिपेयर, जो ये बोलता है कि भाई कैंसिलेशन जस्टिफाइड ड्यू टू लार्ज स्केल का फ्रॉड, इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती। कभी कभी कोई चीज़ खराब हो जाती है तो हम उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्ट पास हुआ, कोई लॉ पास हुआ, उसके कुछ पार्ट्स अच्छे हैं, कुछ पार्ट्स खराब हैं, तो जो पार्ट अच्छे हैं उनको रिटेन करेंगे, जो पार्ट खराब है उनको हटा देंगे। अगर वो पार्ट अच्छे और खराब के बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट करा जा सकता है तो ही। जब डिस्टिंक्शन क्रिएट करोगे, सेपरेट कर सकते हो, सेवरल तरीके से कर सकते हो, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी हो जाएगा। यानी कि आप इस डॉक्ट्रिन के अंदर क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर दोगे आप अच्छे और खराब पार्ट्स को, और अच्छे पार्ट को रिटेन रखोगे, खराब पार्ट को निकाल दोगे। अब क्योंकि स्कैम इतने ज्यादा बड़े लेवल का था, हमारी जो चीज थी वो इतनी ज्यादा विशेड हो गई, इतनी ज्यादा गलत हो गई कि उसकी रिपेयरिंग अब पॉसिबल ही नहीं है, उसको ठीक करा जा ही नहीं सकता। उसको ऐसे अच्छे और खराब कैंडिडेट हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। जब हम कर नहीं सकते कि भाई क्या कौन सही था कौन गलत था, तो हम इसको पूरा कैंसिल ही कर देंगे। ये लीगल टेस्ट है बेसिकली। कैंसिलेशन जस्टिफाइड ड्यू टू लार्ज स्केल फ्रॉड, इतना लार्ज स्केल फ्रॉड हो गया कि हर व्यक्ति को अब उसका पैसा मिलेगा वापस जो भी उसने एग्जामिनेशन के लिए भरा, ठीक है। एट द सेम टाइम जो कैंसिलेशन है वो इतना जस्टिफाइड माना जाएगा क्योंकि इतने ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज के बाद में तो कोई भी इंसान इस प्रोसेस पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा। इंसान जब एग्जाम देने जाता है तो इतनी ऑब्जेक्टिविटी के साथ जाता है कि भाई मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, मैं चीटिंग नहीं कर रहा सिस्टम के साथ, सिस्टम मेरे साथ चीट नहीं करेगा, मैं बिल्कुल निष्पक्षता से एग्जाम दे रहा हूँ, बिल्कुल प्रबल तरीके से एग्जाम दे रहा हूँ। सामने व्यक्ति निष्पक्षता से प्रबल तरीके से मेरा पेपर लेने के लिए बैठा है, बस सामने वाला व्यक्ति ही जब करप्ट है तो टेस्ट टेकर का भरोसा उठ जाता है सिस्टम से। जब इतने सारे लोग की उम्मीदें टूटती हैं तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। लास्ट स्केल, ये लास्ट स्केल प्रोटेस्ट देखे गए इन्हीं के राज में, ममता बनर्जी के राज में। विशिएटेड बियॉन्ड रिपेयर, इसलिए हमने इस चीज को पूरे प्रोसेस को कैंसिल आउट ही कर दिया। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल, जो मैंने बताया कि टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेचर नॉट फीजिबल हियर, कि कौन व्यक्ति सही है जिसने ढंग से एग्जाम लिखा है, कौन व्यक्ति गलत है, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो इनको कैंसिल आउट ही करना पड़ेगा। अब जुडिशरी की अप्रोच क्या देखी गई हमारे वेस्ट बंगाल के केस में, तो कोर्ट ने प्रायोरिटाइज करा इंटीग्रिटी ओवर इंडिविजुअल क्लेम्स कि सर मेरे साथ गलत हुआ है, कि सर मेरे साथ गलत नहीं हुआ, मेरे मार्क्स रिटेन करो, सर मेरी रैंक आई है, मेरे को तो मिलना चाहिए, सर मेरी भी रैंक आई है, ठीक है, बट मेरे को जो जितनी रैंक के हिसाब से जो मिलना चाहिए पोजीशन वो तो नहीं मिली, सर ये जो व्यक्ति इसकी तो रैंक कैसे आ गई, इसने तो मार्क्स ही नहीं दिया। इतने सारे इंडिविजुअल जो क्लेम्स है सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सब कुछ कैंसिल आउट कर रहा हूं, मैं हर चीज हटा रहा हूं क्योंकि मैं बैलेंस करना चाहता हूं अनटेंटेड और टेंटेड लोगों के बीच में। अलाउड फ्रेश रिक्रूटमेंट विद कंसेशंस, कि हम कंसेशन देंगे जिन बच्चों के नंबर आ चुके हैं या जिन बच्चों के पैसे भरे जा चुके हैं उनके रिगार्डिंग कुछ कंसेशंस होंगे, उसके रिगार्डिंग रूल्स जनरेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, जो आपकी WBSSC, ठीक है। अब ये प्रायोरिटाइज कर दिया हमने कब, जब हमें देखने को मिलता है सिस्टमिक फ्रॉड, जब इतने मासिव लेवल पे होता है तो पूरी एग्जामिनेशन ही कैंसिल आउट हो जाती है। अब आगे देखते हैं कौन सा रिलेवेंट 2 डॉक्ट्रिन्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जो हमें पढ़ना जरूरी है। पहला है प्रोसीजर फेयरनेस, कि भाई मैंडेटरी ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक अपॉइंटमेंट, कि भाई पब्लिक अपॉइंटमेंट होगा तो आप मैंडेटरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से बिहेव करेंगे, आप उसका जो प्रोसीजर है बिल्कुल फेयर रखेंगे, किसी धर्म जाति व्यक्ति किसी की ओर उसको इंक्लाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनैलिटी, कैंसिलेशन में अलाइन विद सेवरिटी ऑफ इरेगुलरिटीज, कैंसिलेशन होना एक तरह से बिल्कुल प्रॉपर तरीके, लाइक आई वुड से एक प्रॉपर रिकोर्स हो सकता है। बट लिखा गया है कैंसिलेशन में अलाइन विद सेवरिटी ऑफ इरेगुलरिटीज, भाई कैंसिलेशन उस बेसिस पे किया जाएगा
अगर इरेगुलरिटीज इतने मैसिव लेवल की पाई जाती, तो अभी भी केस चल ही रहा है। एंड लेट्स सी क्या कंक्लूजन होता है। की टेक अवे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस मस्ट adhere to transparency and norms, court will invalidate selections tainted by systemic fraud, मतलब जो सिस्टमिक फ्रॉड वाले जो व्यक्ति सिलेक्ट हुए उसको हटा देंगे। नेक्स्ट करंट स्टेटस ये है, फ्रेश रिक्रूटमेंट अंडरवे, फ्रेश रिक्रूटमेंट आएंगे फिर से। सीबीआई की जो जांच है वो चल रही है और अरेस्ट अभी फिलहाल के लिए स्टेड है। नेक्स्ट मुद्दा जो हमारे पास है, ये कोई लीगल इशू नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। इसको हम डीकोड में नहीं डाल सकते, इसलिए इसको हम रैप अप में लेके आए। इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट थी वो किस बारे में थी कि भाई ये जो रिपोर्ट है ये एनुअल रिपोर्ट है, हर 4-5 साल में आती है, 10 साल में आती है, कैसे रैंकिंग निकाली जाती है। आप मुझे बताओगे कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का टाइमलाइन क्या है? ये हर साल रिलीज होती है इसकी रैंकिंग, या हर 2 साल में होती है, या हर 4 साल 5 साल में होती है? फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल सी दोज कमेंट्स और मुझे पता चलता रहेगा किस बच्चे ने पूरा वीडियो देखा अभी तक एटलीस्ट, और कौन बच्चा कितना ज़्यादा विजुअल है, सर्च करने लायक है, रिसर्चर है। तो हमारे पास कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ देखे गए हमारे द्वारा पैरामीटर्स, जिन पैरामीटर्स पे काम करा गया और काम करके उनके स्टैटिस्टिक्स को हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट करा। अब ये जो इसके पैरामीटर्स है, पहली बात तो पहली चीज़ ये है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है ये कौन सी बॉडी बनाती है, कौन बनाता है, ये हमारे लिए कंसर्न है। नंबर 2, ये हर साल रिलीज होती है, ये कंसर्न है। या फिर बाय एनुअल होती है, ठीक है, साल में 2 बार होती है, 6 महीने में 1 बार होती है, कैसे होती है? पहली बात तो ये। तो फर्स्ट, पीरियोडिक नेशनल रिपोर्ट रैंकिंग इंडियन स्टेट्स ऑन जस्टिस डिलीवरी कैपेसिटी। तो इंडियन स्टेट की जस्टिस की डिलीवरी की कैपेसिटी को एनालाइज करने के लिए पहली बार रिपोर्ट है। तो ये पहली इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट है। इसके पहले एक दक्ष करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, DAKSH, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड करता सारी की सारी चीज़ें, कितने केसेस होंगे, क्या होंगे। 2018, 19, 20 ने उसमें काफ़ी ज़्यादा काम करा और वो स्टैटिस्टिक्स बताता था कि कौन से रीजन्स में कैसे जस्टिस की डिलीवरी होती है। तो आपको देखना है कि क्या ऐसी और कोई दूसरी रिपोर्ट गवर्नमेंट की एग्जिस्ट करती नहीं करती है। तो ये पहली फर्स्ट पीरियोडिक नेशनल रिपोर्ट है जिसमें हम देखेंगे कि भाई जस्टिस कैसे डिलीवर हो रहा है, डिफरेंट स्टेट्स को एनालाइज किया जाएगा ऑन वेरियस पैरामीटर्स जैसे पुलिस, प्रिजन, जुडिशरी एंड लीगल एड। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारी जस्टिस रिपोर्ट के। पुलिस एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, प्रिजन जो है वो आपका मैनेजरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है, जुडिशरी आपका लेजिस्लेटिव है एंड लीगल एड भी आपका लेजिस्लेटिव विंग है। ये असेस करता है इन 4 पिलर्स को। ये जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये भी इसका पार्ट बन चुके हैं लीगल एड वाली सर्विसेज का। अब लीगल एड के अंदर हमारे क्या आता है? नालसा आता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सालसा आता है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डालसा आता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नालसा, सालसा और डालसा 3 हमारे लीगल एड की बॉडीज हैं और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी। अब ये जो 5 पैरामीटर्स हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं किसी जगह पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, बजट का एलोकेशन कैसे हो रहा है, वर्कलोड कितना है और डाइवर्सिटी कितनी है, प्रॉपर जेंडर रेशियो मेंटेन करा जा रहा है नहीं। या फिर हमने देखा स्टेट्स जो है उनको कैटेगराइज करा हमने पॉपुलाइजेशन से और फेयर कंपैरिजन करा कि पॉपुलेशन के बेस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो रिसोर्सेज शेयर्ड है, जो प्रिजन है, जो अथॉरिटीज़ है वो प्रॉपर है कि नहीं। जुडिशरी की रिगार्डिंग क्या देखने को मिला आइए जानते हैं। More than 50% ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर वेकेंट मिसिंग इन उत्तर प्रदेश। तो भैया यूपी के अंदर 50% का रेशियो चल रहा है, या तो मिसिंग है या फिर वो पोजीशन वेकेंट है, मतलब या तो जज है ही नहीं या तो जज कभी बना ही नहीं। जितनी कैपेसिटी चाहिए उसकी आधी है हमारे उत्तर प्रदेश के पास। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है इस चीज़ में। नेक्स्ट है गुजरात, हाईएस्ट वैकेंसी हाई कोर्ट जजेस की एंड स्टाफ की, सबसे ज़्यादा खराब स्थिति जो है वो गुजरात के अंदर है, हाईएस्ट है। ये तो पुअर है, ये तो वेरी पुअर है, मतलब स्टेट की बात नहीं कर रहे हम, स्टेट के अंदर जुडिशरी के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, प्रिजन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हाईएस्ट वैकेंसी इन हाई कोर्ट जजेस। नेक्स्ट है बिहार, बिहार रुका नहीं, 71% ऑफ द ट्रायल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केसेस पेंडिंग फॉर ओवर 3 years। मतलब बिहार के अंदर 71 केसेस की गाड़ी अभी तक आगे बढ़ी ही नहीं है, वहीं की वहीं अटकी हुई है और अभी भी इतना ज़्यादा बैकलॉग है इन सारे केसेस का कि भाई उसकी कोई सीमा नहीं हो रही। कौन से केसेस हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस है, जो हमारे आम आदमी के केसेस होते हैं जो पेंडिंग हैं पिछले 3 साल से वहीं की वहीं अटके हुए हैं। नेक्स्ट है प्रिजन। प्रिजन के रिगार्डिंग हमें क्या देखने को मिला? उत्तर प्रदेश वापस मोस्ट ओवर क्राउडेड प्रिजन इंडिया। प्रिजन की जगह बहुत छोटी है और क्राउड बहुत ज़्यादा
प्रिजनर्स बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है दिल्ली, 91% ऑफ प्रिजन इनमेट्स आर अंडर ट्रायल्स। भाई दिल्ली के अंदर 91% जो लोग हैं वो अंडर ट्रायल सजा काट रहे हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के तौर पे है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। अब ये जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होता है इसमें क्या होता है, यानी कि आपके खिलाफ एलिगेशंस हैं, अब आपको पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, आप प्रिजन के अंदर हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर बन के रह रहे हैं और आपकी सजा भी चले जा रही। अगर आप इनोसेंट हैं तो उस चीज की कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। बाद में जाके आपका गुनाह प्रूव हो जाता है कि भाई ये इस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं करा था या इस व्यक्ति ने बहुत कुछ करा था, ये व्यक्ति बिल्कुल लायबल है। इन ऑल दी सिनेरियोस आप अंडर ट्रायल तो बैठ के सजा काट ही रहे हैं और दिल्ली उसमें टॉप कर रहा है। नेक्स्ट, हमने पूरे अप्रैल के लीगल रैपअप को कंप्लीट कर लिया। अब आपका दायित्व तो बड़ा इतना सिंपल सा है, आपकी ड्यूटी बड़ी सिंपल सी है। इन सारे अफेयर्स को हमने देखे, बहुत सारे कितने, शायद 4 देखे, 4 बड़े क्रूशल मुद्दे देखे। नेक्स्ट वाले में हम 10 देखेंगे, ठीक है, शायद 11-12 देखेंगे आई वुड से। अभी इन 4 मुद्दों से खुद को वार्म अप करो, ठीक है। नेक्स्ट मई के मंथ में बहुत बड़ा वीडियो आने वाला है और उस वीडियो के अंदर आपको क्या करना है, उस वीडियो के नोट्स बनाने हैं। इस वीडियो में क्या करना है, नोट्स बनाने। इन 4 चीज़ों के टॉपिक्स लिखो, इन्हीं 4 चीज़ों के टॉपिक्स जो मैंने लिखा है इन्हीं को नोट डाउन कर लो और इन्हीं को रिवाइज करते रहो। कोई भी सेक्शन आर्टिकल करने की जरूरत नहीं है जब तक मैंने वीडियो में बोला नहीं है, ठीक है। समझ में आया, मजा आया? ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइज, दिस वाज कबीर जैसा साइनिंग ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू क्लैट प्रेप, अ वेंचर ऑफ टाइम।